ऐसा कैसे हो सकता है? बहन, तुम दिन ब दिन जवान होती जा रही हो। अगर तुम अब भी चिंतित हो तो अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए अपनी घर की बनी हर्बल वाइन लाऊंगा। हर रात सोने से पहले बस एक छोटा सा घूंट, और मैं वादा करता हूं तुम 40 या 50 साल की उम्र में भी ऐसे ही दिखोगी जैसे तुम 20 साल की हो। देवांश कुलकर्णी ने गंभीरता से कहा। सच में? लियू जियाओ की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। बिल्कुल सच है। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? देवांश ने सिर हिलाया। मुझे पता था कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगी। जियाओ ने उसे एक आत्मसंतुष्ट नजर से देखा, फिर खुशी से उसका हाथ थाम लिया। देवांश, जो अभी भी एक जवान आदमी था, उसके गले लगने से थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो नहीं चाहता था कि जियाओ उसे घबराया हुआ या नासमझ समझे। घूमने वाला रेस्टोरेंट 20वीं मंजिल पर था, जिसके चारों ओर जमीन से छत तक बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां थी। जैसे जैसे रेस्टोरेंट धीरे धीरे घूम रहा था, खाने वाले चंद्रशिला झील और लिनपुर शहर के मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे थे। जियाओ ने खिड़कियों के पास 2 लोगों के लिए पहले से ही एक टेबल बुक कर रखी थी। जब वे 20वीं मंजिल पर पहुंचे तो एक वेटर उन्हें सीधे उनकी सीटों तक ले गया। उनकी टेबल झील के सामने थी। ऊपर से तटरेखा पर जगमगाती रोशनियां और पानी पर तैरती प्राचीन शैली की नावें दृश्य को एक कालातीत भव्यता प्रदान कर रही थी, मानो किसी पेंटिंग में कदम रख दिया हो। कितना सुंदर, देवांश ने धीरे से कहा। खाना भले ही अच्छा न हो, लेकिन नजारा ही देखने लायक था। है ना? सर्दियों में जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो मुझे यहां एक कप कॉफी के साथ बैठकर बस नजारे का आनंद लेना अच्छा लगता है, जियाओ ने कहा। देवांश ने कल्पना की कि सर्दियों का सूरज शीशे को गर्म कर रहा है। नीचे झील पिघले हुए सोने की तरह चमक रही है। वो एक दिवा स्वप्न में खो गया और फिर बोला, अमीरों की जिंदगी वाकई कुछ और ही होती है। ओ प्लीज, मानो तुम्हारे पास पैसे कम पड़ गए हों। जियाओ ने चिढ़ाते हुए कहा, फिर खड़ी हो गई। क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए लाती हूं। उसने बुफे का विकल्प चुना था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, देवांश ने उठते हुए कहा। जरूर, साथ चलते हैं। जियाओ मुस्कुराई, फिर उसका हाथ पकड़कर बुफे की तरफ ले गई। भारत में ड्रिंक्स के साथ बिजनेस पर बात करना आम बात है। मैनेजर प्रकाश शेट्टी, जो पहले चंदन जोशी के प्रति उदासीन और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते थे, कुछ राउंड के बाद काफी नरम पड़ गए। स्नेहा द्वारा कभी कभी उनकी चापलूसी करने से उनका मूड ठीक हो गया। वो बेतुके चुटकुले भी सुनाने लगे। उनकी नजरें स्नेहा पर इस तरह टिकी रहती कि चंदन असहज हो जाता। लेकिन दुनिया कैसे चलती है, ये जानते हुए भी चंदन सिर्फ माफी मांगने वाली नजरों से ही देख पाता था। स्नेहा, जो कुछ समय तक कॉर्पोरेट में काम कर चुकी थी, पहले भी इस तरह के व्यवहार का सामना कर चुकी थी। हालांकि उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, फिर भी उसने एक विनम्र मुस्कान बनाए रखी और जरूरत पड़ने पर अपना गिलास ऊपर उठा लिया। थोड़ी देर बाद चंदन ने उसे एक छोटा सा इशारा किया। उसने शौचालय जाने का बहाना बनाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद चंदन ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और शेट्टी को थमा दिया। मैनेजर शेट्टी, आपने हमारे नमूने देख लिए हैं। आपको गुणवत्ता या कीमत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय इस तरह के इशारों के लिए कार्ड का इस्तेमाल आम नहीं था। लिफाफे में नकद देना आम बात थी। शेट्टी ने लिफाफा लेते हुए मुस्कुराया, लेकिन जब उसने महसूस किया कि वो कितना पतला है तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने लिफाफा वापस धकेल दिया और कहा, बॉस जोशी, श्रृंगार नेचुरल्स एक बड़ा ब्रांड है। पिछले साल हमने 3 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बेची। जरा सोचिए, अगर हम लेजरेज वाले पर स्विच करें तो हमें कितने ब्रांड्स की जरूरत पड़ेगी। वो रुका, फिर थोड़ी मुश्किल से बोला, सच कहूं तो इतनी बड़ी मात्रा में मैं आखिरी फैसला नहीं ले सकता। बेशक,
शेट्टी झूठ बोल रहे थे। क्रय प्रबंधक होने के नाते उन्हें थोक ऑर्डर पर पूरा अधिकार था, खासकर लेबल जैसी कम कीमत वाली वस्तुओं के लिए। सीईओ लियू जियाओ भी रणनीतिक फैसलों में शामिल हो सकते थे, लेकिन 50 पैसे प्रति यूनिट की लागत वाली किसी चीज के लिए कुल राशि 15 लाख रुपए होगी, जो शेट्टी के अधिकार क्षेत्र में है। यह दावा करना कि वो फैसला नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब था कि या तो वो याक्सू लेबल फैक्ट्री को कारोबार नहीं देना चाहते थे, या उन्हें लगा कि लिफाफा बहुत हल्का है। चंदन, एक अनुभवी व्यवसायी, तुरंत समझ गए। शेट्टी ने श्रृंगार नेचुरल्स की भारी बिक्री पर जोर दिया था, साफ तौर पर ज्यादा मुनाफे का इशारा। चंदन मन ही मन धिक्कारा, लालची। उसने लिफाफे में पहले ही 10,000 रुपए डाल दिए थे। उस समय के हिसाब से ये एक बड़ी रकम थी, और व्यावसायिक नियमों के अनुसार ये एक मुश्त भुगतान नहीं था। रिश्ते बनाए रखने के लिए आगे भी लिफाफे आने की उम्मीद थी। फिर भी लेजर लेबल पर मुनाफा ज्यादा था। अतिरिक्त लागत के बावजूद सौदा फायदेमंद था, हालांकि थोड़ा परेशान करने वाला। मैनेजर शेट्टी, क्या आपको इसके लिए अधिकार है? चंदन ने जोर देकर पूछा, ये जानने की कोशिश करते हुए कि शेट्टी बातचीत कर रहे हैं या सचमुच टालमटोल कर रहे हैं। इस बारे में बाद में बात करते हैं, अभी के लिए पीते हैं। शेट्टी ने लिफाफा फिर से वापस धकेलते हुए कहा। दबाव बढ़ता देख चंदन ने अनिच्छा से लिफाफा ले लिया। श्रृंगार नेचुरल्स एक प्रतिष्ठित ग्राहक था। कई लेबल निर्माता इस अनुबंध के लिए होड़ में थे। चंदन को उनके क्रय विभाग में काम करने वाली स्नेहा के जरिए लेजर लेबल पर उनके बदलाव के बारे में पता चला था। वो लिनपुर पहुंच गया था। उम्मीद थी कि प्रतिस्पर्धियों से पहले सौदा पक्का हो जाएगा। इसमें देरी नहीं की जा सकती थी। अगर आज रात तक फैसला नहीं हुआ तो यक्सू लेबल फैक्ट्री अपना मौका गवा सकती है। शुक्र है कि शेट्टी ने सीधे तौर पर प्रस्ताव ठुकराया नहीं था, लेकिन चंदन सीधे तौर पर पूछ नहीं सकता था कि उसे कितना चाहिए। भारत में व्यापार का यही अलिखित नियम था। खेल तो सबको पता था, लेकिन खेल सोच समझकर खेलना पड़ता था। चंदन जोशी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी स्नेहा ने सही समय भांपते हुए धीरे से दरवाजा खोला और निजी कमरे में कदम रखा। उसे अंदर आते देख चंदन का दिल थोड़ा सा भर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्नेहा, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। क्या तुम मैनेजर शेट्टी का साथ दे सकती हो और मेरी तरफ से कुछ ड्रिंक्स ले सकती हो? बोलते हुए चंदन ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। हालांकि स्नेहा एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की थी, लेकिन कॉर्पोरेट जिंदगी में बिताए सालों ने उसे बिजनेस के बारीक संकेत सिखा दिए थे। वो तुरंत समझ गई कि चंदन अभी तक प्रकाश शेट्टी के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंचा है। उसने सिर हिलाया और खुशी से बोली, है मैनेजर शेट्टी मेरे सीनियर हैं। अंकल, अगर आपने न भी पूछा होता तो भी मैं ये सुनिश्चित करती कि हमारे बॉस अच्छे से खाए पिए। मेरी तरफ देखो, जाहिर सी बात भूल गया। चंदन ने नकली शर्मिंदगी में अपने माथे पर थपकी देते हुए कहा। फिर वो शेट्टी की ओर मुड़ा और बोला, मैनेजर शेट्टी, मुझे 1 मिनट के लिए माफ कीजिए। शेट्टी ने उदासीनता से सिर हिलाया, मानो चंदन की असली मंशा पर ध्यान ही न दे रहा हो। बाहर निकलते ही चंदन ने अपना बटुआ निकाला और बेचैनी से भर गया। उसने शेट्टी से इतने लालची होने की उम्मीद नहीं की थी। अनुभव से वो जानता था कि कुछ 1000 रुपए काफी नहीं होंगे। शेट्टी की भूख मिटाने के लिए उसे कम से कम दोगुने या उससे भी ज्यादा की जरूरत होगी। लेकिन बैंक बंद थे और एटीएम से पैसे निकालने की सीमा थी। उसके कार्ड से रोजाना सिर्फ 5000 रुपए निकाले जा सकते थे, जो काफी नहीं था। जैसे ही घबराहट होने लगी, चंदन को अचानक देवांश कुलकर्णी का ख्याल आया। उसने लॉबी में नजर दौड़ाई और वो वहां था। राहत महसूस करते हुए चंदन जल्दी से वहां पहुंचा। चंदन अंकल। देवांश अपने दोस्त के चिंतित भाव देखकर चौंक गया। बहन, मुझे लगता है मेरे दोस्त को मुझसे कुछ देर बात करनी है।
तुम्हारा दोस्त? लियू जियाओ ने मुड़कर देखा तो चंदन आ रहा था। मैं चंदन जोशी हूं, देवांश का दोस्त, और तुम भी उसके दोस्त होगे। बात करने के लिए माफ करना, लेकिन मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। चंदन, जो जियाओ की नजाकत और खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया था, जल्दी से अपना ध्यान वापस पा गया। स्नेहा के निजी कमरे में उसकी जगह लेने के कारण वो ध्यान भटकाने की स्थिति में नहीं था। उसने तुरंत माफी मांगी और देवांश को एक तरफ खींच लिया। क्या हो रहा है चंदन अंकल? देवांश ने हैरानी से पूछा। क्या आपके खाते में 5,000 रुपए हैं? चंदन ने सीधे पूछा। हाँ, देवांश ने और भी उलझन में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। क्या तुम अब बाहर जा सकते हो? अगर हां, तो मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूं। अपने और मेरे खाते से 5,000 रुपए निकालो और निजी कमरे में ले आओ। अगर तुम नहीं जा सकते तो बस मुझे अपना कार्ड दे दो, चंदन ने जल्दी से कहा, बिना कुछ समझाए। तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? ओह, क्या मैनेजर शेट्टी की दलाली के लिए? उसकी भूख तो लाजवाब है। अंकल, अगर हम ये सौदा पक्का कर सकें तो ठीक है, लेकिन आगे हमें सब कुछ साफ सुथरा रखना चाहिए। थोड़ा बहुत मिलना जुलना ठीक है, लेकिन इतने लालची इंसान से वास्ता रखना ठीक नहीं है, देवांश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इतने आदर्शवादी मत बनो। मुझे पता है ये कैसे काम करता है। शेट्टी तो श्रृंगार नेचुरल्स का प्रोक्योरमेंट मैनेजर है। जरा सोचो, श्रृंगार हर साल लाखों कॉस्मेटिक बोतलें बेचता है। अगर हमें ये ऑर्डर मिल गया तो भले ही बाद में लेजर ब्रांडिंग धीमी पड़ जाए, फिर भी हमें लगातार मुनाफा होता रहेगा। ये खर्च तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये मेरी गलती है। मैं सिर्फ 10,000 रुपए लाया था। ये सोचकर कि ये काफी होंगे, चंदन ने समझाया। तुम कह रहे हो कि शेट्टी श्रृंगार नेचुरल्स का प्रोक्योरमेंट मैनेजर है? देवांश के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने सोचा भी नहीं था कि आज रात चंदन जिस सौदे के पीछे भाग रहा था उसमें श्रृंगार नेचुरल्स शामिल है। अगर उसे पहले पता होता तो इतनी भागदौड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो खुद सीईओ के साथ डिनर कर रहा था। हाँ, क्यों? चंदन ने देवांश की प्रतिक्रिया से उलझन में पूछा। ये विस्मय नहीं था, कुछ और था। देवांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लियू जियाओ की ओर देखने लगा, जिसके चेहरे पर अब गुस्से के भाव थे। हालांकि उसने जानबूझकर छुपकर नहीं सुना था, लेकिन बातचीत पास ही हो रही थी और उसमें उसकी कंपनी भी शामिल थी। स्वाभाविक रूप से उसने ध्यान दिया। अपनी तेज बुद्धि से जियाओ ने जल्दी से समझ लिया कि क्या हो रहा है। उसके कर्मचारियों ने न केवल देवांश के दोस्त से रिश्वत मांगी थी, बल्कि और भी मांगने की हिम्मत की थी। उसे शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। उस समय जियाओ को अभी तक ये एहसास नहीं हुआ था कि देवांश और चंदन बिजनेस पार्टनर है। अगर उसे पता होता तो उसका गुस्सा और गहरा हो जाता। देवांश को जियाओ की तरफ देखते देख चंदन हैरान होकर उसकी निगाहों का पीछा करने लगा। देवांश अब उसे क्यों देख रहा था? जियाओ के चेहरे पर गुस्से के भाव देखकर चंदन और भी उलझन में पड़ गया। क्या उसने बीच में टोककर उसे परेशान कर दिया था? माफ करना मिस्टर जोशी, मैं किसी के असली चरित्र को पहचान नहीं पाया और इससे काफी शर्मिंदगी हुई। आप लेजर लेबल के कारोबार में हैं, है ना? अगर आपकी क्वालिटी हमारे मानकों पर खरी उतरती है, क्योंकि आप देवांश के दोस्त हैं, तो हम आपको जरूर कॉन्ट्रैक्ट देंगे। जियाओ ने विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। क्या हो रहा है? चंदन ने हैरानी से पूछा। चंदन अंकल, मैं लियू जियाओ बोल रहा हूं, श्रृंगार नेचुरल्स के सीईओ। आपने ये नहीं बताया कि शेट्टी श्रृंगार से हैं। अगर मुझे पता होता कि आप इस सौदे के पीछे पड़े हैं तो हम ये सब टाल सकते थे, देवांश ने जल्दी से समझाया। क्या आप श्रृंगार नेचुरल्स की सीईओ हैं, सुश्री लियू? चंदन, हालांकि अनुभवी था, इतना हैरान था कि उसके शब्द लड़खड़ा गए। श्रृंगार नेचुरल्स की सालाना बिक्री करोड़ों में थी। चंदन जैसे व्यक्ति के लिए यह आंकड़ा चौंका देने वाला था।
वो घबराया हुआ महसूस कर रहा था और गहरा सदमा भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि देवांश का दोस्त उसी कंपनी का सीईओ निकलेगा जिसे वो पेश करने की कोशिश कर रहा था। अगर उसे पहले पता होता तो गुप्त बातचीत की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है मिस्टर जोशी, चिंता मत कीजिए, ये मामला सुलझ गया है। आपको प्रकाश शेट्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद संभाल लूंगा। लियू जियाओ ने दृढ़ता से सिर हिलाया। धन्यवाद अध्यक्ष लियू, धन्यवाद। लेकिन सच कहूं तो खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। व्यापार में ऐसी बातें होती रहती है। चंदन जोशी ने एक बार फिर चौंकते हुए और जल्दी से बात को सुलझाने की कोशिश करते हुए कहा, उस जैसे लोग कंपनी की तरक्की के लिए बोझ हैं, उनसे निपटना जरूरी है। शुक्र है कि मुझे समय रहते ये बात पता चल गई। अगर कुछ हो तो मुझे इस मामले को उजागर करने में मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लियू जियाओ ने कहा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अध्यक्ष लियू, मुझे आपका आभारी होना चाहिए, लेकिन चूंकि आप और देवांश दोस्त हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं देवांश को हमारी फैक्ट्री की ओर से बोलने दूंगा। वो याक्सू लेबल फैक्ट्री में भी शेयर धारक है, चंदन ने कहा, ये समझते हुए कि आगे बहस करना अनुचित होगा। सच तो यह है कि उसे शेट्टी के व्यवहार से भी चिढ़ थी, खासकर जिस तरह से वो स्नेहा को घूर रहा था, जिससे वो बहुत चिढ़ गया था। शाबाश देवांश, एक फैक्ट्री में निवेश कर रहे हो और अपनी बहन को भी नहीं बता रहे। लियू जियाओ ने उसे चिढ़ाते हुए आरोप लगाने वाली नजर से देखा। उसके मन में देवांश एक प्रतिभाशाली युवा चिकित्सक था, एक शांत विद्वान व्यक्ति। उसने कभी उसकी कल्पना एक व्यवसायी के रूप में नहीं की थी। निवेशक की तो बात ही छोड़िए, और वो अभी हाई स्कूल में था। हे, ये तो बस एक छोटी सी फैक्ट्री है, आपकी कंपनी के सामने ये बताने लायक कुछ भी नहीं है, देवांश ने एक विनम्र मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जो कुछ मेरे पास है वो मुझे विरासत में मिला है, ये मेरी अपनी करतूत नहीं है। तुम्हारी उम्र में मैं सिर्फ पढ़ना और टीवी देखना ही जानती थी। जियाओ ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखते हुए कहा, मैंने राष्ट्रपति लियू की उपलब्धियों के बारे में एक दोस्त की बेटी से सुना है। वो तुम्हारे खरीद विभाग में काम करती है। उसने बताया कि तुमने 23 साल की उम्र में कंपनी संभाली थी और तुम उसके आदर्श हो। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, उसका नाम क्या है? जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। उसका नाम स्नेहा है, वो बहुत प्यारी लड़की है, उसकी बदौलत मुझे अंदरूनी जानकारी मिली। चंदन ने उसके लिए अच्छी बातें कहने का मौका ढूंढते हुए कहा, स्नेहा है ना? ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, स्नेहा का साथ देने के लिए मन ही मन तैयार हो रही थी, कुछ हद तक देवांश के प्रति स्नेह के कारण। धन्यवाद अध्यक्ष लियू, अब मैं आपको और देवांश को और परेशान नहीं करूंगा, चंदन ने कहा। अब जब उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था तो विदा लेते हुए जियाओ देवांश के साथ अकेले बिताए उस दुर्लभ पल को संजोए हुए उसे रोक नहीं पाई। जब चंदन निजी कमरे में लौटा और उसने देखा कि प्रकाश शेट्टी अभी भी स्नेहा के साथ फ्लर्ट करने के लिए अपनी हैसियत का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे झुंझलाहट का एहसास हुआ। लेकिन ये याद करते हुए कि शेट्टी को जल्द ही बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने इसे एक सजा पाए हुए व्यक्ति का अंतिम भोज समझा और उसे उसके अहंकार के अंतिम क्षणों का आनंद लेने देने का फैसला किया। तो चंदन ने ध्यान न देने का नाटक किया और बैठ गया और ड्रिंक्स फिर से शुरू कर दिए। अब किसी की चापलूसी करने की जरूरत न होने के कारण उसका व्यवहार बदल गया। उसने अब पहले जैसा सम्मान नहीं दिखाया। शेट्टी इस बदलाव से बेखबर खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता रहा और कभी कभी शराब के नशे में स्नेहा पर अश्लील टिप्पणियां भी करता रहा। शुरू में तो सब ठीक था। चंदन ने शेट्टी को अपना पल बिताने का मौका देने का फैसला कर लिया था, लेकिन कुछ और ड्रिंक्स के बाद शेट्टी का व्यवहार हद पार कर गया। उसने एक हाथ स्नेहा के कंधों पर रखा
और दूसरे हाथ से उसका हाथ और गिलास पकड़ लिया। अगर हम पास है तो हम खूब पीते हैं, चलो पूरी ताकत से पियो पियो। मैनेजर शेट्टी, स्नेहा ने आज के लिए बहुत पी लिया है, उसे मजबूर मत करो। अगर तुम पीना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ पी लूंगा। चंदन ने बीच में आकर शेट्टी का हाथ हटाते हुए कहा। उसका स्वर दृढ़ था। क्या बकवास है मिस्टर जोशी, आपको क्या दिक्कत है? अब और काम नहीं करना चाहते? शेट्टी शराब से लाल हुए चेहरे पर चिल्लाया। उसने चंदन की ओर इशारा किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लीजिए मैनेजर शेट्टी, मैं पी लूंगा। देखिए, स्नेहा ने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए जल्दी से बीच में ही टोक दिया। उसने चंदन को विनती भरी नजरों से देखा। क्या पीऊं? स्नेहा, ऐसे लोगों पर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम जितना सम्मान दिखाओगी उनका अहंकार उतना ही बढ़ता जाएगा। कितनी बेइज्जती है। चंदन ने अपनी घृणा छिपाए बिना कहा। ठीक है स्नेहा, तुम मुझे किसके पास ले आए हो? बेहतर होगा कि तुम आज रात अपना इस्तीफा लिखो और सोमवार को जमा कर दो। मुझे खुद एचआर के पास जाने की झंझट से बचाओ। शेट्टी ने उसे घूरते हुए गुर्राते हुए बाहर निकल गया। जाहिर है शेट्टी जानता था कि वो चंदन का सीधे सामना नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना गुस्सा स्नेहा पर निकाला। आखिरकार चंदन का परिचय स्नेहा ने ही कराया था। उसे निशाना बनाना बदला लेने का एक तरीका था। मैनेजर शेट्टी, प्लीज चलो इस बारे में बात करते हैं। स्नेहा हताश होकर उसके पीछे दौड़ी। ऐसे किसी से क्यों परेशान होना? चंदन ने उसे रोकते हुए कहा। चंदन अंकल, इस बार आपने मुझे सचमुच मुसीबत में डाल दिया। स्नेहा ने आंखों में आंसू भरकर कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके अच्छे इरादे इतने बुरे साबित होंगे। चिंता मत करो, जो अपना सामान पैक करने वाला है वो प्रकाश शेट्टी है। चंदन ने शांत मुस्कान के साथ कहा। चाचा, मैं मजाक नहीं कर रही। शेट्टी हमारे एक उपाध्यक्ष का रिश्तेदार है। वो बहुत ताकतवर है। अगर वो मुझे हटाना चाहता है तो मैं चली जाऊंगी। स्नेहा ने घबराते हुए कहा। उसे लगा कि चंदन स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहा है और उसने खुद को इसमें शामिल होने के लिए दोषी ठहराया। ओह, चंदन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया उपाध्यक्ष भी लियू जियाओ को रिपोर्ट करता है। वो मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अध्यक्ष को जानता हूं। चलो चलते हैं। स्नेहा ने इतने तनावपूर्ण क्षण में भी चंदन को मजाक करते देखकर इतनी निराश हुई कि वो ऊंची एड़ी के जूते पहनकर उसके पास से तेजी से निकल गई और कमरे से बाहर चली गई। श्रृंगार नेचुरल्स में वेतन बहुत अच्छा था और खरीद विभाग भी अच्छी तरह से वित्त पोषित था। स्नेहा की वार्षिक आय अच्छी खासी थी। वो अब भी शेट्टी के बराबर पहुंचने और दूसरा मौका मांगने की उम्मीद कर रही थी। ये लड़की, इसे तो मुझ पर यकीन ही नहीं हुआ। चंदन जोशी ने स्नेहा को हताश होकर जाते देखा और मुस्कुराए बिना सिर हिलाए उसके पीछे भागा। वो अभी लॉबी में पहुंचा ही था कि उसने स्नेहा और प्रकाश शेट्टी को जड़वत खड़े देखा। उनकी आंखें सामने की ओर ऐसे टिकी थी मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। चंदन ने उनकी निगाहों का पीछा किया और उसकी अपनी आंखें लगभग बाहर निकल आई। वहां हाथों में हाथ डाले देवांश कुलकर्णी और श्रृंगार नेचुरल्स के सम्मानित सीईओ लियू जियाओ बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि चंदन जानता था कि वे दोस्त हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतने करीब आएंगे कि इस तरह चल सके। ये लियू जियाओ थी, एक सौंदर्य प्रसाधन साम्राज्य की खूबसूरत सीईओ जिसकी सालाना बिक्री करोड़ों में है, और अब वो पूरी तरह से मोहित औरत की तरह देवांश की बाहों से लिपटी हुई थी। अगर देवांश इतने छोटे न होते तो ये नजारा किसी रोमांटिक जोड़े जैसा लगता। अगर चंदन स्तब्ध था तो स्नेहा और प्रकाश शेट्टी उससे भी ज्यादा स्तब्ध थे, खासकर शेट्टी, जिन्होंने अभी अभी देवांश का अनुभवहीन और अविश्वसनीय कहकर मजाक उड़ाया था। लेकिन अब उनकी कंपनी के सीईओ भी इस अनुभवी लड़के के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। शेट्टी के चेहरे पर जलन महसूस हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एक गंभीर बात का एहसास हुआ। जिस व्यक्ति का उसने अपमान किया था वो न सिर्फ सीईओ का करीबी था, वो याक्सू लेबल फैक्ट्री का शेयर धारक भी था। कुछ ही देर पहले शेट्टी ने याक्सू को बिजनेस देने से इनकार कर दिया था और स्नेहा को नौकरी से निकालने की धमकी भी दी थी। ये जानकर शेट्टी कांप उठा और उसने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, स्नेहा, मैं पहले उलझन में था। चलो वापस चलते हैं और मिस्टर जोशी से बात करते हैं। हम बिजनेस याक्सू लेबल फैक्ट्री को दे देंगे। उसकी अचानक पकड़ और माफी ने स्नेहा को उसकी हैरानी से बाहर निकाला। आखिरकार उसे समझ में आया कि चंदन मजाक नहीं कर रहा था और मुश्किल से 17 साल का देवांश वाकई कमाल का था। वो न सिर्फ एक शेयर धारक था, बल्कि उसके आदर्श सीईओ का करीबी भी था, लगभग एक साझेदार जैसा। मैनेजर शेट्टी, मुझे नहीं लगता कि अब आपको यह फैसला लेने की जरूरत है, चंदन ने ठंडे स्वर में कहा। शेट्टी के व्यवहार, स्नेहा को शराब पीने पर मजबूर करना और उसे गालियां देना के बाद उसे पहले जो भी अपराध बोध हुआ था वो गायब हो गया। ऐसा इंसान सहानुभूति का हकदार नहीं है। नहीं नहीं मिस्टर जोशी, मैं नशे में था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शेट्टी बार बार झुकते हुए मुड़ा। खरीद विभाग काफी फायदेमंद था और शेट्टी ने पारिवारिक संबंधों के जरिए अपनी जगह पक्की की थी। उसे इसे खोने का कोई इरादा नहीं था। आप क्या कर रहे हैं मैनेजर शेट्टी? मैं सचमुच ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, चंदन ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा। फिर वो स्नेहा की ओर मुड़ा। स्नेहा, जाकर वेटर को बुलाओ ताकि हम बिल चुका सके। बिल्कुल अंकल, स्नेहा ने शेट्टी की तरफ संतुष्ट नजर डालते हुए मधुर स्वर में उत्तर दिया। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, मैं पैसे दे दूंगी, शेट्टी ने जल्दी से बीच में ही टोक दिया। अंकल चंदन, सिस्टर स्नेहा, क्या आप भी जा रहे हैं? तभी एक युवा आवाज गूंजी। शेट्टी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुड़कर देखा और देखा कि देवांश और लियू जियाओ उनके पीछे खड़े हैं। हाँ, अध्यक्ष लियू, देवांश, आप भी जा रहे हैं? चंदन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। स्नेहा इतनी स्तब्ध थी कि बोल ही नहीं पा रही थी। पहले जब देवांश ने चंदन को अंकल और बहन स्नेहा कहा था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब यह बात फिर से सुनकर उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। आखिरकार उसने सीईओ लियू को देवांश की बाह से ऐसे चिपके देखा था जैसे वो उसका सहारा हो। हाँ, लियू जियाओ और देवांश दोनों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सीईओ लियू। स्नेहा आखिरकार अचानक शांत हुई और आगे बढ़ी। उसकी आवाज धीमी और सम्मानजनक थी। सीईओ लियू, शेट्टी ने भी कहा। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। हालांकि वो पहले भी जियाओ से बात कर चुका था, लेकिन आज उसमें बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं बचा था। जियाओ ने शेट्टी की तरफ देखा तक नहीं। उसने स्नेहा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, स्नेहा, है ना? सोमवार को मेरे ऑफिस आना। हाँ हाँ, स्नेहा ठिठक गई, फिर बार बार झुकी। उसका चेहरा आश्चर्य से लाल हो गया। जियाओ मुस्कुराई, फिर देवांश से फुसफुसाकर बोली, क्या हम घर चले? देवांश ने सिर हिलाया, फिर चंदन और स्नेहा की तरफ मुड़ा। चंदन अंकल, सिस्टर स्नेहा, सिस्टर लियू, और मुझे कुछ काम निपटाने हैं। हम अब चलते हैं। उसने शेट्टी को पहचाना तक नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखना, चंदन और स्नेहा ने विनम्रता से हाथ हिलाया, जबकि शेट्टी पसीने से लथपथ खड़ा था। जियाओ का रवैया इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता था। सीईओ लियू, मुझे सच में नहीं पता था कि मिस्टर कुलकर्णी आपके दोस्त हैं, इसलिए। शेट्टी उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ा। तो तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें बेतुकी मांगे करने का हक मिल जाता है? जियाओ ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था।
प्लीज मेरी बात सुनो, शेट्टी हकलाया। मैं अभी ये नहीं सुनना चाहता। हम सोमवार को बात करेंगे। हमारा रास्ता मत रोको, जियाओ ने उसकी बात काटते हुए कहा। शेट्टी ने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन देवांश और जियाओ पहले ही उसके पास से निकल गए थे। उन्हें जाते देख शेट्टी का फूला हुआ पेट हवा छूटने वाले गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया। चंदन और स्नेहा ने एक दूसरे को देखा, सिर हिलाया और बिल चुकाने चले गए। उसके जैसे लोग उनकी सहानुभूति के लायक नहीं थे। मुझे चंद्रशिला झील गए हुए बहुत समय हो गया है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर चलोगी, दीदी? रेस्तरां के बाहर चमकती झील और शांत हरियाली को देखते हुए लियू जियाओ ने धीरे से देवांश की बाह पर अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे से बोली। उसकी आवाज में पुरानी यादें थी। क्या तुम थके नहीं हो? देवांश कुलकर्णी ने धीरे से पूछा। तुम्हारे यहां होने से मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। लियू जियाओ उसकी चिंता से प्रभावित होकर गर्मजोशी से मुस्कुराई। उसके मन में बचपन की यादें ताजा हो गई, जब वो अपने माता पिता के साथ चंद्रशिला झील पर घूम रही थी, और उसने देवांश को एक कोमल कृतज्ञता भरी नजर से देखा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, देवांश ने जवाब दिया। वो भी लंबे समय से इस प्रसिद्ध झील के किनारे टहलना चाहता था। गर्मी का मौसम था और चंद्रशिला झील के किनारे लगे विलो के पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। हवा ठंडी थी और झील का किनारा रात के 9 बजे भी चहल पहल से भरा था। परिवार, जोड़े और जॉगर्स रास्तों पर टहलते हुए रात का आनंद ले रहे थे। जियाओ धीरे धीरे चलते हुए देवांश की बाह पर झुकी हुई थी। हालांकि उसने जोर देकर कहा था कि वो थकी नहीं है, लेकिन कई दिनों की यात्रा और मीटिंग्स ने उसे थका दिया था। खासकर ऊंची एडी के जूतों में हर कदम के साथ उसकी थकान और भी जाहिर होती जा रही थी। क्या हमें वापस चलना चाहिए? देवांश ने उसकी बेचैनी देखकर पूछा। लेकिन मैं अभी थोड़ा और चलना चाहता हूं। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए गोद में उठा सकती हो? जियाओ ने शरारत से कहा और एक लुभावनी मुस्कान के साथ उसका हाथ खींच लिया। देवांश एक पल के लिए झिझका, फिर नीचे झुक गया। चलो हैं। जियाओ खिलखिलाकर हंसी और उसकी पीठ पर चढ़ गई, अपनी बाहें उसके गले में लपेट ली और अपना गाल धीरे से उसके गाल से टिका दिया। तुम्हारा यहां होना बहुत अच्छा है, बस अफसोस है कि तुम कल जोशीपुर वापस जा रही हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं लिनपुर के किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की कोशिश करूंगा ताकि मैं तुम्हारे ज्यादा पास रह सकूं, देवांश ने उसकी नजदीकी से प्रभावित होकर कहा। मुझसे वादा करो कि तुम लिनपुर ही जाओगी, तुम्हें कहीं और जाने की इजाजत नहीं है, जियाओ ने जल्दी से कहा। जरूर, इतनी खूबसूरत बहन के होते हुए मैं कहीं और क्यों जाऊंगा? देवांश हंसा। तुम्हारी उम्र में इतनी मीठी मीठी बातें, सोचती हूं कॉलेज में कितनी लड़कियों को रिझा पाओगे। हे, पर मुझे तुम्हारी ऐसी बातें सुनना अच्छा लगता है, जियाओ ने उसके गाल पर हल्का सा चुंबन देते हुए कहा। देवांश एक पल के लिए ठिठक गया, फिर अजीब तरह से बोला, मैं किसी को रिझाऊंगा नहीं। हे, अभी तुम ऐसा कह रहे हो, पर जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। अपनी प्रतिभा के साथ तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़कियां तुम्हारे पास आएंगी, जियाओ ने उदासी भरी आवाज में कहा। तब तक मुझे लगता है तुम्हें याद होगा भी या नहीं कि तुमने आज रात क्या कहा था। तुम क्या कह रहे हो? हमारा कैसा रिश्ता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? देवांश ने जवाब दिया। उसकी आवाज में थोड़ी निराशा थी। सच में? तो बताओ, हमारा कैसा रिश्ता है? जियाओ ने पूछा। उसकी आंखें चमक रही थी और वो खोज रही थी। हम हैं। देवांश लड़खड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे परिभाषित करे। हम क्या है? जियाओ ने पूछा। उसकी आवाज धीमी लेकिन उत्सुकता से भरी हुई थी। मैं ठीक ठीक नहीं कह सकती, लेकिन ये एक बहुत ही करीबी रिश्ता है। हाँ, बहुत करीबी, देवांश ने अचानक कहा। बहुत करीबी,
जियाओ ने धीरे से कहा। उसकी आंखें भावनाओं से चमक रही थी। फिर अचानक उसने कहा, देवांश। क्या बात है? उसने पूछा। अपना सिर घुमाओ, उसने फुसफुसाया। देवांश मुड़ा और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जियाओ के होंठ उसके होंठों से मिल गए। उसका दिमाग खाली हो गया। हालांकि चुंबन छोटा था, लेकिन वो शाश्वत लग रहा था। वो उस पल की गर्मजोशी और मिठास को कभी नहीं भूल पाएगा। ये उसका पहला चुंबन था। क्या ये अंतर नहीं लगता? जियाओ ने धीरे से पूछा। देवांश ने बिना सोचे सिर हिला दिया। हां, यही एहसास था। ये उस दिन शुरू हुआ था जब उसने उसकी बीमारी का इलाज किया था, जब उसने अपने कमरे में उसके बाल और कपड़े सुखाने में उसकी मदद की थी। क्या मैं तुम्हें फिर से चूम सकता हूं? देवांश ने गंभीरता से पूछा। जियाओ झिझकी, फिर धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे एक बार फिर चूमा। यह उनका दूसरा चुंबन था। अभी भी बेढंगा, अभी भी कोमल। अलग होने के बाद देवांश की आंखों में भाव देखकर जियाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसके गाल पर चुंबन लिया और फुसफुसाया, मूर्ख, तुम अभी छोटे हो। हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? चलो इंतजार करते हैं। साधना अभ्यास से आत्मसंयम में प्रशिक्षित देवांश अचानक अपनी स्तब्धता से बाहर आ गया। उसे अपराध बोध का एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करे। मुझे माफ करना, उसने बिना सिर घुमाए धीरे से कहा। यह तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही शुरू किया था। जियाओ ने धीरे से उसके गाल पर फिर से चुंबन करते हुए कहा, बस मुझसे वादा करो, चाहे तुम्हारे जीवन में कितने भी लोग आए, मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगी। बिल्कुल, देवांश ने राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराया। इसके बाद वो जियाओ को झील के किनारे थोड़ी देर और घुमाता रहा, इससे पहले कि जियाओ ने उसे थकाए बिना वापस लौटने का सुझाव दिया। यदु गार्डन वापस आकर जियाओ ने स्नान किया। फिर देवांश ने आखिरी बार उस पर एक्यूपंक्चर किया। चंद्रशिला झील के किनारे हुए चुंबन के कारण इस सत्र ने देवांश को पहले से कहीं ज्यादा लाल और थका हुआ महसूस कराया। लियू जियाओ को एक्यूपंक्चर देने के बाद देवांश कुलकर्णी ने स्नान किया और एक बार फिर जियाओ ने ही उसके बालों को धीरे से ब्लो ड्राई किया। शायद थकान थी, या शायद एक दबी हुई चिंता कि इतनी नजदीकी में ज्यादा देर तक रहने से वे भावनाएं भड़क सकती हैं, जिनका सामना करने के लिए वे तैयार नहीं थे। उसके बाल सुखाने के बाद जियाओ ने देवांश को धीरे से गले लगाया, अपने पंजों के बल खड़ी हुई और स्नेह से उसके माथे को चूमा। शुभ रात्रि, उसने फुसफुसाते हुए कहा। 6 महीने से भी ज्यादा समय पहले जब वे पहली बार मिले थे, तब दोनों की लंबाई लगभग 1.7 मीटर थी। अब जियाओ वही रही, लेकिन देवांश 1.72 मीटर का हो गया था। शुभ रात्रि, देवांश ने धीरे से उत्तर दिया। फिर अतिथि शयन कक्ष में चला गया। उसका दिल धीरे से धड़क रहा था। अगली सुबह देवांश ने जियाओ से जोशीपुर वापस जाने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय वो उसके साथ एक लंबे समय से टल रही खरीदारी यात्रा पर गया। अपने माता पिता के निधन के बाद जियाओ ने छोटी सी उम्र में ही इस विशाल कंपनी की कमान संभाल ली थी। अपनी जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य के बीच उसके पास खरीदारी जैसी साधारण चीज के लिए भी न तो समय था और न ही मन। उसे तो यह भी याद नहीं था कि उसने आखिरी बार कब खरीदारी की थी। देवांश ने जिद की कि वो उसे वापस न ले जाए, ये कहते हुए कि उसकी साधना उसे रात भर की यात्रा के बाद भी सजग रखती है। जियाओ उसकी विचारशीलता से प्रभावित होकर उसके साथ जाने पर जोर देने लगी। देवांश मना नहीं कर सका। उसने दिन का ज्यादातर समय एक खुशमिजाज बैग ढोने वाले की भूमिका में बिताया। जियाओ उसके लिए कपड़े खरीदना नहीं भूली, लेकिन बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ज्यादातर विदेशी ब्रांड या औपचारिक कपड़े ही मिलते थे। एक छोटे शहर के हाई स्कूल के छात्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। देवांश ने पहले तो मना कर दिया,
लेकिन जियाओ ने उसे चंद्रशिला झील के पास जनपथ स्ट्रीट ले जाने पर जोर दिया। जनपथ लिनपुर शहर का फैशन हब था, जहां 16 से 25 साल के जीवंत युवाओं के लिए आधुनिक कैजुअल कपड़ों की दुकानें थी। जियोडानो, बेनेटन अब मुंबई स्थित एक फैशन समूह के अंतर्गत और भारत का अपना मेटल एंड बोनवे जैसे आउटलेट थे। कैजुअल वियर सेगमेंट में एक उभरता सितारा। ये ब्रांड वैश्विक फैशन में प्रचलित वर्चुअल मैनेजमेंट मॉडल पर चलते थे। ब्रांड और डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादन और खुदरा व्यापार को आउटसोर्स करते थे। नाइकी और रीबॉक जैसी दिग्गज कंपनियां लंबे समय से इस मॉडल को अपना रही थी और भारत में ये अभी गति पकड़ रहा था। मेटल एंड बोनवे इस मॉडल के साथ प्रयोग करने वाला पहला भारतीय ब्रांड था। ब्रांडिंग और डेटा का प्रबंधन करते हुए निर्माण और बिक्री को आउटसोर्स करना इसने कमाल कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय नामों को टक्कर देने वाला पहला घरेलू ब्रांड बन गया। जब जियाओ देवांश को इन स्टोर्स में ले गई तो जीवंत सजावट, युवा कर्मचारी और आरामदायक स्टाइलिश कपड़ों ने तुरंत उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपने गृहनगर की साधारण दुकानों की तुलना में ये स्टोर एक अलग दुनिया जैसे लगे। जैसा कि देवांश ने अनुमान लगाया था, गियोर्डानो और मेटल एंड बोनवे जैसी दुकानें युवा खरीदारों से भरी हुई थी। कुछ दुकानों पर घूमने के बाद देवांश ने मेटल एंड बोनवे की एक जीन्स और 2 टी-शर्ट खरीद ली। खरीदारी के बाद वे कुछ देर आराम करने के लिए यदु गार्डन लौटे, पास में ही रात का खाना खाया और फिर जियाओ ने खुद देवांश को रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। गर्मी की छुट्टियों में लिनपुर आना मत भूलना, जियाओ ने उसे विदा करते हुए हल्के से गले लगाते हुए कहा। देवांश मुस्कुराया और वादा किया कि वो जरूर आएगा। इस बीच अमृत हर्बल टी बेवरेज फैक्ट्री में प्रोफेसर तरुण अयंगर सबसे बड़े शेयरधारक देवांश से भी ज्यादा निवेशित थे। मंगलवार को वे अपने एक पीएचडी छात्र को साथ लेकर जोशीपुर गए। रिसेप्शन का काम चंदन जोशी और वू कियांजन ने संभाला, जबकि देवांश अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए केवल दोपहर के भोजन के लिए उनके साथ शामिल हुए। हर्ष वेंकटेश नाम का पीएचडी छात्र 29 साल का था। दक्षिण भारत में आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति प्रोफेसर अयंगर के मार्गदर्शन में हर्ष गर्व से भरा हुआ था। जोशीपुर जैसे छोटे से कस्बे में आकर वो खुद को श्रेष्ठ समझने से खुद को रोक नहीं पाया। उस समय पीएचडी प्राप्त करना एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित उपलब्धि थी। प्रोफेसर अयंगर द्वारा चुने जाने से हर्ष एक असाधारण विद्वान बन गए, आज के स्नातकोत्तर उपाधियों की भरमार के विपरीत। चंदन और वो, जिन्होंने स्कूल से आगे पढ़ाई नहीं की थी, हर्ष के लिए एक विस्मयकारी व्यक्ति थे। वे उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ डॉक्टर हर्ष कहकर संबोधित करते थे, जिससे उनका अभिमान और बढ़ जाता था। लेकिन दोपहर के भोजन के दौरान हर्ष का अभिमान चकनाचूर हो गया जब देवांश उनके साथ शामिल हो गया। पूरे भोजन के दौरान प्रोफेसर अयंगर ने देवांश से गहरे सम्मान के साथ औपचारिक भाषा और सम्मानजनक लहजे में बात की, जिससे हर्ष का मुंह खुला का खुला रह गया। हर्ष 2 साल तक प्रोफेसर अयंगर के साथ रहे थे और उन्होंने उन्हें मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ बातचीत करते देखा था। उसने अपने गुरु को कभी इतना सम्मान देते नहीं देखा था, खासकर किसी हाई स्कूल के छात्र के प्रति तो बिल्कुल नहीं। हर्ष को यह नहीं पता था कि प्रोफेसर अयंगर जैसे लोग, जो शांत गरिमा से भरे होते थे, केवल उन्हीं के प्रति सच्ची प्रशंसा दिखाते थे जो कौशल में उनसे आगे निकल जाते थे। और देवांश ने ठीक यही किया था। न केवल अयंगर की चिकित्सा विशेषज्ञता की बराबरी की, बल्कि उससे भी आगे निकल गए। दरअसल देवांश ने अयंगर की हालिया सफलताओं में योगदान दिया था। हालांकि प्रोफेसर अयंगर दक्षिण भारत में एक वरिष्ठ शिक्षाविद और एक सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी वे निजी तौर पर देवांश को एक गुरु की तरह मानते थे। इससे चंदन और वो भी दंग रह गए। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पीएचडी पर्यवेक्षक एक किशोर के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। दोपहर के भोजन के बाद देवांश अपनी दोपहर की कक्षाओं के लिए स्कूल लौट आया।
प्रोफेसर अयंगर और हर्ष चंदन और वू के साथ विकास नगर स्थित अमृत हर्बल टी बेवरेज फैक्ट्री की ओर चल पड़े। रवाना होने से पहले चंदन जोशी और वू कियांजन ने प्रोफेसर तरुण अयंगर और हर्ष वेंकटेश, जो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और उनके डॉक्टरेट छात्र थे, के कद पर विचार किया। विकास नगर जैसे सुदूर गांव के लिए, जो पहाड़ियों में बसा है और जहां से कॉलेज ग्रेजुएट कम ही निकलते हैं, उनका आना एक बड़ी घटना थी। जोशीपुर जिले में भी उन्हें विशिष्ट अतिथि माना जाता। अब जबकि वे विकास नगर स्थित अमृत हर्बल टी बेवरेज फैक्ट्री का निरीक्षण करने जा रहे थे, तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करना ही उचित था। एक ओर ये प्रोफेसर अयंगर और हर्ष के प्रति सम्मान का भाव था, दूसरी ओर इससे नगर के नेतृत्व की नजर में फैक्ट्री की प्रतिष्ठा और भी बढ़ सकती थी। देवांश कुलकर्णी के ज्वेरी से जुड़ाव की बदौलत अमृत हर्बल टी बेवरेज फैक्ट्री विकास नगर के गिने चुने उद्यमों में पहले ही प्रमुखता हासिल कर चुकी थी, लेकिन वे जानते थे कि प्रतिष्ठा को हमेशा बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जाने से पहले चंदन और वू ने टाउनशिप हेड महेश्वरन को फोन किया और बताया कि फैक्ट्री के एक और शेयरधारक डॉक्टर तरुण अयंगर, जो दक्षिण भारत आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट सुपरवाइजर हैं, अपने पीएचडी छात्र को निरीक्षण के लिए ला रहे हैं और पूछा कि क्या टाउनशिप उनके स्वागत के लिए किसी को भेजना चाहेगा। ये सुनकर महेश्वरन ने उत्साह में फोन लगभग काट दिया। विकास नगर एक संघर्षरत पहाड़ी टाउनशिप था, जहां धन और प्रतिभा दोनों की कमी थी। लियू जियानशेंग हर्बल टी फैक्ट्री में कुछ लाख रुपए के शुरुआती निवेश का महेश्वरन की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट में पहले ही जिक्र हो चुका था। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो अपनी भूमिका में कितने विवश थे। सच कहूं तो सबसे अच्छा शेफ भी बिना सामग्री के खाना नहीं बना सकता। अब चंदन उन्हें बता रहे थे कि फैक्ट्री, जिसका नाम अब अमृत रखा गया है, में एक शेयरधारक था, जो एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से प्रोफेसर और डॉक्टरेट सुपरवाइजर था। महेश्वरन के लिए ये टाउनशिप की वार्षिक रिपोर्ट में एक शानदार अध्याय लिखने का एक सुनहरा अवसर था। चंदन के फोन रखते ही विकास नगर की पंचायत और प्रशासन के शीर्ष नेताओं ने स्वागत की व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। महेश्वरन ने जोशीपुर जिला कलेक्टर कार्यालय को भी इसकी सूचना दी। भारत में हालांकि प्रोफेसर पद अकादमिक पद होते हैं, प्रशासनिक पद नहीं, फिर भी उनके साथ अक्सर सरकारी कैडर स्तर जैसा व्यवहार किया जाता है। एक एसोसिएट प्रोफेसर को प्रथम श्रेणी अधिकारी और एक पूर्ण प्रोफेसर को उपसचिव जैसा माना जाता है। अगर कोई प्रोफेसर प्रशिक्षण के लिए कोई प्रशासनिक पद लेता है, तो उसे अक्सर डिप्टी कलेक्टर या उससे ऊपर के स्तर पर रखा जाता है। इसलिए व्यावहारिक रूप से प्रोफेसर अयंगर एक वरिष्ठ नौकरशाह के समकक्ष थे। हालांकि उनके पास कोई औपचारिक प्रशासनिक शक्ति नहीं थी। अगर जिला नेता जरूरी समझते तो वे उनके स्वागत के लिए एक डिप्टी कलेक्टर को भेज सकते थे। अगर नहीं तो वे इसे पूरी तरह से नजरअंदाज भी कर सकते थे। आखिरकार प्रोफेसर अयंगर जोशीपुर में नीति निर्माता तो थे नहीं। जिला कलेक्टर कार्यालय के निदेशक ने प्रोफेसर अयंगर की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सुना था। महेश्वरन का फोन आने और ये सुनने के बाद कि वे एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। फिर भी उन्होंने महेश्वरन को उचित आतिथ्य सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि संभव हो तो वे नेतृत्व के कार्यक्रम की जांच करके बैठक की व्यवस्था करेंगे। महेश्वरन थोड़े निराश हुए, लेकिन उन्हें पता था कि ये विकास नगर के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन था। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ टाउनशिप के कर्मचारियों को संगठित किया। मुख्य सड़क पर लाल बैनर लगे थे। दक्षिण भारत आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पीएचडी पर्यवेक्षक डॉक्टर तरुण अयंगर का विकास नगर में स्वागत है। विकास नगर में निवेश कर रहे दक्षिण भारत आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पीएचडी पर्यवेक्षक डॉक्टर तरुण अयंगर का विकास नगर में स्वागत है। दक्षिण भारत आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पीएचडी हर्ष वेंकटेश का विकास नगर में स्वागत है। धूल भरी टूटी फूटी सड़क अचानक उत्सवी लगने लगी।
मानो कोई स्थानीय मेला चल रहा हो। अमृत हर्बल टी बेवरेज फैक्ट्री की अच्छी तरह सफाई की गई थी और प्रवेश द्वार पर बैनर लगे थे। चंदन और वो राजनेता न होने के कारण इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि स्थानीय नेताओं की राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए एक प्रोफेसर का निवेश कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। जब उनकी गाड़ी विकास नगर पहुंची और उन्होंने लाल बैनर लहराते देखे, पंचायत अध्यक्ष शिवराज यादव और टाउनशिप प्रमुख महेश्वरन अपने कर्मचारियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे, तो वे इस नजारे को देखकर लगभग अंधे हो गए। वाह! चंदन और वो ने स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा। विकास नगर में चाहे कुछ भी हुआ हो, अमृत हर्बल टी बेवरेज फैक्ट्री अब घर घर में मशहूर हो चुकी थी। प्रोफेसर की उपाधि वाकई मायने रखती थी। प्रोफेसर अयंगर, स्वागत है, स्वागत है। डॉक्टर हर्ष, स्वागत है, स्वागत है। जैसे ही प्रोफेसर अयंगर और हर्ष गाड़ी से उतरे, शिवराज यादव और महेश्वरन गर्मजोशी से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। प्रोफेसर अयंगर दक्षिण भारत चिकित्सा सलाहकार बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य और राज्य स्तरीय नेताओं से नियमित रूप से मिलने वाले व्यक्ति ऐसे स्वागतों के आदी थे। वो शांति से मुस्कुराए, हाथ मिलाया, दुआ सलाम की और स्वागत दल के साथ कारखाने में दाखिल हुए। कारखाना अपने आप में साधारण था और आम तौर पर अयंगर जैसे कद के किसी व्यक्ति को इसमें दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन चूंकि देवांश ने उसमें निवेश किया था और खुद अयंगर की भी उसमें हिस्सेदारी थी, इसलिए उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और पूरे समय विस्तृत प्रश्न पूछते रहे। शिवराज और महेश्वरन तकनीकी बारीकियों से अनभिज्ञ जल्दी ही ऊब गए। तभी महेश्वरन का मोबाइल बज उठा। पिछले एक साल में मोबाइल की कीमतें काफी कम हो गई थी। अब मोबाइल का मालिक होना किसी रईस की हैसियत नहीं रह गया था। यहां तक कि टाउनशिप प्रमुख के तौर पर महेश्वरन के पास भी एक मोबाइल था। उन्होंने कॉलर आईडी देखी, जिला कलेक्टर कार्यालय के निदेशक। उनका दिल धड़क उठा। वो जवाब देने के लिए एक तरफ हट गए। निदेशक शर्मा, सुप्रभात। कोई निर्देश? महेश्वरन ने आदरपूर्वक पूछा। क्या प्रोफेसर अयंगर अभी भी विकास नगर में है? निदेशक ने पूछा। जी हां, सर, महेश्वरन ने धड़कते हुए दिल से जवाब दिया। उन्हें उम्मीद थी कि प्रोफेसर जिला स्तर पर ध्यान आकर्षित करेंगे। शायद खुद कलेक्टर भी उनसे मिलने आए। सुनिश्चित करें कि उनका स्वागत अच्छी तरह से हो। जिला कलेक्टर श्री प्रकाश और मैं तुरंत आ रहे हैं। सचिव जय मेहता शहर से आ ही रहे हैं, निदेशक शर्मा ने दृढ़ता से कहा। यह सुनकर कि कलेक्टर और जिला सचिव दोनों आ रहे हैं और जय मेहता शहर से लौट रहे हैं, महेश्वरन इतने स्तब्ध रह गए कि जवाब देना ही भूल गए। फोन पकड़े हुए उनके हाथ कांप रहे थे। एक टाउनशिप प्रमुख होने के नाते महेश्वरन एक मध्यम स्तर के अधिकारी थे। इन व्यवस्थाओं से वे बता सकते थे कि प्रोफेसर अयंगर की पृष्ठभूमि उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। आखिरकार एक आयुर्वेदिक प्रोफेसर, चाहे वो IIT या IIM से हो या दिल्ली विश्वविद्यालय से, को आमतौर पर इतने उच्च स्तरीय स्वागत की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बिल्कुल महोदय, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि स्वागत समारोह ठीक से हो। मेयर महेश्वरन को अपनी स्तब्धता से बाहर आने में एक पल लगा। फिर उन्होंने तुरंत जवाब दिया। याद रखें, प्रोफेसर अयंगर बेहद महत्वपूर्ण है। निदेशक शर्मा ने कॉल समाप्त करने से पहले उन्हें फिर से याद दिलाया। कॉल समाप्त होते ही निदेशक शर्मा ने तुरंत जोशीपुर जिला टेलीविजन ब्यूरो के प्रमुख को फोन किया और उन्हें विकास नगर दौरे के लिए एक समाचार दल भेजने का निर्देश दिया। तभी एक ड्राइवर गाड़ी तैयार होने की सूचना देने आया। निदेशक शर्मा जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश जैन को लेने दौड़े और दोनों साथ साथ चल पड़े। DM प्रकाश जैन के अलावा जिला कलेक्ट्रेट और जिला परिषद के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो भवन में मौजूद थे, काफिले में शामिल हो गए। शुरू में निदेशक शर्मा ने मेयर महेश्वरन के फोन को गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार आयुर्वेद के एक प्रोफेसर का कानून या अर्थशास्त्र के प्रोफेसरों के विपरीत
शायद ही कभी ऐसा प्रभाव होता है जो राजनीतिक करियर को प्रभावित कर सके। लेकिन बातचीत खत्म होते ही जिला स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक अलग मामले पर सलाह लेने आए। निदेशक शर्मा ने प्रोफेसर तरुण अयंगर का नाम लिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो चिकित्सा जगत से थे, ने तुरंत नाम पहचान लिया और चौंक गए। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर अयंगर कोई साधारण विद्वान नहीं थे। वे राज्य के आधिकारिक चिकित्सा सलाहकार बोर्ड के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ थे। ये सुनकर निदेशक शर्मा अपनी कुर्सी से ऐसे उठे मानो बिजली का झटका लगा हो। जिला कलेक्टर कार्यालय के निदेशक होने के नाते वे अच्छी तरह जानते थे कि राज्य के चिकित्सा सलाहकार बोर्ड में होने का क्या मतलब होता है। ये राज्य के शीर्ष नेतृत्व के निजी चिकित्सक होने जैसा था। एक ऐसा व्यक्ति जो मंत्रियों से मिल सके, उनकी बीमारियों का इलाज कर सके और जिसका पूरा सम्मान किया जाए। क्या जोशीपुर में ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा की जा सकती थी? बिल्कुल नहीं। दरअसल उनके साथ पूरे सम्मान से पेश आना जरूरी था। अगर प्रोफेसर अयंगर किसी राज्य मंत्री के इलाज के दौरान जोशीपुर में हुए एक बुरे अनुभव का यूं ही जिक्र कर देते तो ये एक स्थायी नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता था। ये एक आपदा होती। और भी बुरा ये था कि ये वीआईपी जोशीपुर में निवेश करने आ रहा था। एक दुर्लभ सम्मान, और फिर भी कोई उसका स्वागत करने नहीं गया। निदेशक शर्मा के पसीने छूट गए। उन्होंने तुरंत डीएम प्रकाश जैन को मामले की सूचना दी। सौभाग्य से जिला नेतृत्व एकजुट था। कुछ जगहों के विपरीत जहां कलेक्टर और जिला परिषद अध्यक्ष के बीच मतभेद थे। रिपोर्ट सुनकर डीएम प्रकाश जैन दंग रह गए और उन्होंने मामले पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने निदेशक शर्मा को एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित करने का आदेश दिया, जिसमें मीडिया की उपस्थिति भी शामिल थी, और सचिव जय मेहता को व्यक्तिगत रूप से बुलाया, जो उस समय अवधपुर शहर में आधिकारिक ड्यूटी पर थे। सचिव जय मेहता राज्य के नेताओं तक सीधी पहुंच रखने वाले एक चिकित्सक की जिम्मेदारी समझते हुए तुरंत अपनी वापसी यात्रा शुरू कर दी। इस बीच मेयर महेश्वरन ने चुपचाप पंचायत अध्यक्ष शिवराज यादव को इस घटना की सूचना दी। शिवराज, जो शुरू में कुछ हद तक उदासीन थे, अब स्पष्ट रूप से चिंतित हो गए। महेश्वरन और शिवराज, जो पहले इस दौरे को एक सामान्य यात्रा मान रहे थे, अब ऐसा महसूस कर रहे थे मानो वे अंडे के छिलके पर चल रहे हों। लेकिन इस चिंता के पीछे उत्साह की लहर थी, क्योंकि जिला नेतृत्व की नजर में प्रोफेसर अयंगर जितने महत्वपूर्ण होते, विकासनगर उतना ही मूल्यवान होता। खासकर इसलिए क्योंकि अमृत हर्बल टी बेवरेज फैक्ट्री वहीं स्थित थी। जाहिर है ये सब फैक्ट्री के विकास नगर में बने रहने पर निर्भर था। इसलिए घबराहट और उत्सुकता के मिश्रण के साथ शिवराज और महेश्वरन ने यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया कि फैक्ट्री उनकी बस्ती में ही बनी रहे। जिला मुख्यालय से विकास नगर तक की यात्रा में लगभग 30 मिनट लगे। जल्द ही अमृत हर्बल टी फैक्ट्री के बाहर वाहनों का एक काफिला पहुंचा। इसमें न केवल जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर और उप सचिव शामिल थे, बल्कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जोशीपुर जिला टीवी की पूरी न्यूज टीम भी शामिल थी। काफिले और अधिकारियों को बाहर निकलते देखकर चंदन जोशी और वू कियानजिन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। नौकरशाही का हिस्सा न होने के कारण उन्हें राज्य द्वारा नियुक्त चिकित्सा सलाहकार होने का मतलब नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने जिला नेताओं को, जिन्हें उन्होंने सिर्फ टीवी पर ही देखा था, प्रोफेसर अयंगर से व्यक्तिगत रूप से हाथ मिलाते देखा, तो उन्हें आखिरकार समझ आया कि देवांश कुलकर्णी उनके व्यवसाय में किस तरह के दिग्गज को लेकर आए हैं। और जब उन्हें याद आया कि प्रोफेसर अयंगर ने देवांश के साथ कितना सम्मानपूर्वक व्यवहार किया था, तो उनके दिल की धड़कनें लगभग रुक सी गई। प्रोफेसर अयंगर सुर्खियों में रहने वालों में से नहीं थे, लेकिन चूंकि हर्बल चाय की रेसिपी देवांश की थी, इसलिए उन्हें इसकी प्रभावशीलता पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि ये एक दुर्लभ मिश्रण है, जो तीखा तो नहीं लेकिन ठंडक देता है, और अगर इसका सही ढंग से विपणन किया जाए तो ये न केवल धन कमा सकता है,
बल्कि जन स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकता है। सही प्रोत्साहन मिलने पर यह कोका कोला की तरह वैश्विक भी बन सकता है। और मीठे सोडा के उलट अमृत हर्बल चाय वाकई सेहतमंद थी। इसलिए एक बार के लिए प्रोफेसर अयंगर को इस ध्यान से कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने जिला प्रशासन के नेताओं, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट प्रकाश जैन भी शामिल थे, का गर्मजोशी से स्वागत किया और स्थानीय टीवी स्टेशन को एक साक्षात्कार भी दिया। चंदन और वो भी कैमरे पर कुछ देर के लिए दिखाई दिए। शुक्र है, सभी जानते थे कि देवांश सुर्खियों से दूर रहना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता है, इसलिए साक्षात्कार में उसका नाम नहीं लिया गया। उस शाम जिले ने प्रोफेसर अयंगर और डॉक्टर हर्ष वेंकटेश के सम्मान में जोशीपुर ग्रैंड होटल में एक भव्य भोज का आयोजन किया। चंदन और वू को आमंत्रित किया गया था, साथ ही स्थायी सचिव ज्वेरी को भी। होटल के मालिक ने भी टोस्ट देने के लिए खुद आकर अभिवादन किया। दोनों पक्ष एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए उत्सुक थे। भोज जीवंत और सद्भावना से भरा था। शिवराज और महेश्वरन, जिन्हें ऐसे उच्च स्तरीय आयोजनों में शायद ही कभी आमंत्रित किया जाता था, ने बार बार सभी को आश्वासन दिया कि टाउनशिप फैक्ट्री को पूरा समर्थन देगी। उस रात जोशीपुर जिला टीवी ने प्रोफेसर अयंगर के विकास नगर दौरे और अमृत हर्बल टी बेवरेज फैक्ट्री में उनके निवेश पर एक प्रमुख कार्यक्रम प्रसारित किया। चैनल के दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा थी और इस प्रसारण ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। फैक्ट्री में उत्पादन शुरू होने से पहले ही जब स्थानीय लोगों ने सुना कि दक्षिण भारत आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के पीएचडी पर्यवेक्षक प्रोफेसर तरुण अयंगर ने एक पारंपरिक स्थानीय नुस्खे के आधार पर इस हर्बल चाय का विकास और शोधन किया है, तो उनका विश्वास और उत्साह बढ़ गया। उनका मानना था कि इतने बड़े प्रोफेसर द्वारा विकसित किया गया मिश्रण उनके घर पर बनाई गई किसी भी चीज से कहीं बेहतर होगा। उसी रात जोशीपुर के गैर मुख्य सामान बाजार के एक थोक व्यापारी, जो पहले फैक्ट्री में काम कर चुके थे, ने चंदन जोशी को फोन किया, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि अमृत हर्बल टी कब बाजार में आएगी। देवांश कुलकर्णी को प्रोफेसर तरुण अयंगर के इतने व्यापक प्रभाव की उम्मीद नहीं थी। एक साधारण मुलाकात ने ही जिला नेतृत्व को चौंका दिया। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं उपस्थित हुए और जोशीपुर जिला टीवी स्टेशन ने भी इस आयोजन को व्यापक कवरेज दी। शाम तक जब चंदन जोशी शराब की गंध से भरे एक भोज से लौटे, तब जाकर देवांश को एहसास हुआ कि राज्य विशेषज्ञ चिकित्सा बोर्ड के विशेषज्ञ की उपाधि कितनी महत्वपूर्ण होती है। प्रोफेसर अयंगर के विनम्र व्यवहार को याद करके देवांश की प्रशंसा और गहरी हो गई। उन्हें एक सुकून भी मिला। प्रोफेसर अयंगर को अपने साथ जोड़ना सही कदम था। उनके शामिल होने से अमृत हर्बल टी बेवरेज फैक्ट्री को अब एक जीवंत विशेषज्ञ स्तर का ब्रांड एम्बेसडर मिल गया था। देवांश को विज्ञापन पर खर्च करने की जरूरत नहीं थी। दूसरे लोग पहले से ही उनकी ओर से फैक्ट्री का प्रचार कर रहे थे। चंदन बोल ही रहे थे कि उनका फोन बज उठा। कॉलर आईडी देखकर चंदन ने तुरंत जवाब दिया, मैनेजर लिन, इतनी देर से यहां क्या आया? मुझे क्या लाया है? क्या देवांश तुम्हारे साथ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। जोशीपुर ग्रैंड होटल के मालिक लिन जिन्नुओं ने अपने चिरपरिचित सहज स्वर में हंसते हुए कहा। यही वो गुण था जिसने चंदन को उसके करीब महसूस कराया। अब वो लिन को किसी दूर या पहुंच से बाहर व्यक्ति के रूप में नहीं देखता था। हाँ, रुको, मैं फोन देता हूं, चंदन ने देवांश को देते हुए कहा। मैं मैनेजर लिन हूं। बूढ़े लिन, इस समय मुझे फोन क्यों कर रहे हो? देवांश ने पूछा। क्या हुआ? मैं कह रहा हूं, देवांश, क्या तुम मुझे भाई नहीं समझते? तुम एक हर्बल चाय की फैक्ट्री में निवेश कर रहे हो। इतना बढ़िया उद्यम, और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया? तुमने उस लड़के लिन कुन को फोन किया था। अगर तुम मुझे उसका नेतृत्व करने देते तो भी कुछ बात होती। अब वो बस मेरे आसपास घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लिन ने शिकायत की। हालांकि लिन बनावटी बड़बड़ाहट से भरा था,
देवांश के दिल में गर्मजोशी महसूस हुई और वो हंस पड़ा। आप बड़े बॉस हैं। ये तो बस कुछ लाख रुपए का एक छोटा सा निवेश था। मैंने आपको शामिल होने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। बड़ा रिटर्न वाला छोटा निवेश और भी बेहतर है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लिन ने कहा। ऐसा मत कहो, मैं अभी भी हाई स्कूल का छात्र हूं, देवांश ने विनम्रता से उत्तर दिया। मेरे साथ विनम्रता की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं इस बार जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन भविष्य की परियोजनाओं के लिए मुझे याद रखना। आप जो भी सपना देखते हैं, पैसे जुटाने के लिए मुझे जरूरत पड़ने पर अपने बर्तन भी बेचने पड़ेंगे, लिन ने कहा। देवांश और क्या कह सकता था? वो बार बार सहमत होता रहा। फोन रखते ही जोशीपुर के प्रमुख उद्यम यू दा ग्रुप के प्रमुख यू प्रकाश का एक और फोन आया। उन्होंने भी देवांश को उन्हें शामिल किए बिना पैसा कमाने के लिए मजाकिया लहजे में डांटा, जिससे देवांश को और विनम्रता से जवाब देना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। कॉल के बाद देवांश ने फोन चंदन को वापस दे दिया। चंदन ने फोन लिया, भावुक होकर देवांश की ओर देखा और कहा, देवांश, अपने चाचा और कियांजन पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, हमें इस काम में लाने के लिए। अब से तुम जो भी कहोगे तुम्हारे चाचा वही करेंगे। चंदन ने दोनों कॉल सुनी थी और जानता था कि देवांश आसानी से लिन जिनुओ या यू प्रकाश को बुला सकता था। उनके संपर्क और व्यावसायिक अनुभव उसके और वू कियांजन से ज्यादा फायदेमंद होते, लेकिन देवांश ने उन्हें ही चुना। चंदन बहुत भावुक हो गया। है चाचा, आप बहुत औपचारिक हो रहे हैं। हम पुराने साथी हैं। बेशक, मैं पहले आपके बारे में सोचूंगा, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं अब और विनम्र नहीं रहूंगा। अब से मैं तुम्हारे साथ हूं, चंदन ने आंखें नम करते हुए कहा। प्रोफेसर अयंगर अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए काफी लचीले थे। देवांश के फॉर्मूले पर पूरा भरोसा था और वो उत्पादन शुरू करने के लिए उत्सुक था। आने से पहले उसने राज्य की राजधानी में व्यवस्था कर ली थी और कुछ दिन जोशीपुर में रहने की योजना बनाई थी। इसलिए बुधवार को वो राजधानी नहीं लौटा। इसके बजाय वो और हर्ष वेंकटेश पेय पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री में उत्पादन प्रक्रियाओं पर शोध करने गए। चंदन ने लेबल फैक्ट्री का काम वू कियांजन को सौंप दिया और खुद एक सहायक के रूप में उनके साथ गया। आखिरकार वो स्थानीय था और इलाके को अच्छी तरह जानता था। देवांश का जीवन अचानक बहुत व्यस्त हो गया। अपनी पढ़ाई के अलावा वो अक्सर दोपहर में प्रोफेसर अयंगर के शोध और समायोजन का जायजा लेने के लिए फैक्ट्री जाता था। शाम के स्वाध्ययन सत्रों के बाद वो ताइन स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के ताबीजों को उकेरने का काम करता था। समय उड़ता गया और उन्हें पता भी नहीं चला कि जून आ गया। सीनियर छात्रों की बोर्ड परीक्षा से ठीक 3 दिन पहले जोशीपुर नंबर एक हाई स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में निर्धारित था। सीनियर छात्रों ने आराम करने के लिए अपनी छुट्टियां जल्दी शुरू कर दी और प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को कक्षाएं खाली करने के लिए कक्षाएं रोकनी पड़ी। उस दिन स्कूल के बाद देवांश, डोंग युक्सिन, लिली जैन और सु कियान के लिए सीनियर कक्षा 3 के बाहर इंतजार करने के लिए जल्दी निकल गया। जिन दिनों कक्षाएं देर से चलती थीं, उन दिनों को छोड़कर लिली जैन, उसकी निडर और मुखर सीनियर, हर दिन जूनियर कक्षा 6 के बाहर उसका इंतजार करती रहती थी। आज भी कोई अपवाद नहीं था, लेकिन इंतजार करने के बजाय उसने देवांश को अपनी कक्षा के दरवाजे पर खड़ा पाया। उसका चेहरा आश्चर्य से चमक उठा। देवांश, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसकी सच्ची खुशी देखकर देवांश के सीने में एक गर्माहट सी महसूस हुई। तुम्हारी बोर्ड परीक्षाएं बस कुछ ही दिनों में है। मैं तुम्हें और बाकी 2 सीनियर छात्रों को शुभकामनाएं देने आया हूं। शुक्रिया। देवांश, डोंग युक्सिन और सु कियान अभी अभी बाहर आए थे और ये सुनकर गर्मजोशी से मुस्कुराए। हम चारों को साथ साथ घर गए हुए बहुत समय हो गया है, लिली ने टहलते हुए उदास होकर कहा। डोंग युक्सिन के हाव भाव थोड़े बदल गए। कभी वो देवांश के सबसे करीब थी,
जबकि लिली अक्सर उसे चिढ़ाती थी। लेकिन अब वो दूर हो गई थी, जबकि लिली उसके और करीब आ गई थी। इतनी कि डोंग युक्सिन को लगा कि लिली उस छोटे लड़के पर मोहित हो गई है। उसने देवांश की तरफ देखा और पाया कि वो कितना बदल गया है। लंबा, गोरा, अब वो सांवला सा गांव का लड़का नहीं रहा जो पहली बार आया था। खैर, अब हम सब सीनियर हैं, पढ़ाई बहुत जोरदार है, सु कियान ने सहजता से कहा। हाँ, तुम्हारी परीक्षाएं लगभग आ गई है। आज के बाद मुझे नहीं पता कि हम फिर कब मिलेंगे। देवांश ने डोंग युक्सिन पर नजरें गड़ाए कहा। वो पहली लड़की थी जिसके साथ उसे प्यार का एहसास हुआ था, पहली जिसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। लेकिन किसी अनजान वजह से वे अलग हो गए थे। शायद शहर और गांव के बीच का फासला था, या शायद उनके देहाती रूप ने उन्हें कम आकर्षक बना दिया था, या शायद कई युवा दिलों की तरह शुरुआती गर्मजोशी बस फीकी पड़ गई थी।